स्वागत। आज हम प्राचीन भारत की एक कह सकते हैं बड़ी ही मशहूर और नाटकीय कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। जी। हमारे सामने है वत्सराज का छल से बंधन और वासव दत्ता से मिलाप, इससे जुड़ा एक पाठ। ये कहानी है राजा उदयन की, जो अपनी कला, खासकर वीणा और हाथियों पर अपने कमाल के नियंत्रण के लिए जाने जाते थे। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इतने गुणी राजा को फंसाया गया, बंदी बनाया गया, और कैसे यही घटना, मतलब ये जो बंदी बनाने वाली घटना थी, आगे चलकर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है जब उनकी मुलाकात राजकुमारी वासव दत्ता से होती है। जी हाँ। तो इस चर्चा का मकसद है इस पूरी कहानी के ताने बाने को समझना। इसमें जो चालाकी है, अहंकार का टकराव है, किस्मत का खेल, और इन सब के बीच पनपते हुए वो जो इंसानी जज्बात हैं, जी, उनको समझना। चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। ये कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब वत्स देश के राजा उदयन और उज्जैन के राजा चंडमहासेन दो बड़े ताकतवर शासक थे। और उनके रिश्ते, आपने कहा, थोड़े उलझे हुए थे। हाँ, कह सकते हैं। मतलब एक तरह की प्रतिद्वंदिता भी थी शायद। और बात तब बिगड़ती है जब चंडमहासेन अपनी बेटी वासव दत्ता, उनकी शादी उदयन से करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन उदयन किसी न किसी वजह से उज्जैन आने को तैयार नहीं होते। शायद अपनी शान के खिलाफ लगा हो सकता है, या कोई और राजनीतिक कारण रहा हो। पर नतीजा ये हुआ कि चंडमहासेन को ये बात चुभ गई। मतलब अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाना उन्हें गवारा नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये तो उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। और उदयन खुद आने को तैयार नहीं थे, तो यहीं से टकराव शुरू हुआ। हाँ, यहीं से चंडमहासेन के लिए ये इज्जत का सवाल बन गया। अपनी बेटी को भेजना वो अपनी तौहीन समझते थे, और उदयन का इनकार, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। अब उनके सामने सवाल था, करें तो क्या करें। और यहीं से देखिए एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं दुस्साहसी योजना ने जन्म लिया। योजना? कैसी योजना? उदयन को सबक सिखाने की? सबक सिखाने से ज्यादा शायद उन्हें अपनी मर्जी से उज्जैन लाने की। अच्छा। चंडमहासेन ने सोचा कि उदयन खोड़े अभिमानी है, सीधे तरीके से तो आएंगे नहीं, तो क्यों ना उन्हें छल से पकड़कर उज्जैन लाया जाए। छल से? एक राजा दूसरे राजा को, ये तो बड़ी बात है। कैसे किया ये? यहीं पर उनकी चतुराई दिखती है। उन्होंने उदयन की सबसे बड़ी कमजोरी, या कहें कि शौक, हाथियों का शौक। हाँ बिल्कुल, उदयन हाथियों के जबरदस्त जानकार और शौकीन थे। और उनकी वीणा घोषवती, हाँ सुना है, उसकी धुन सुनकर हाथी खींचे चले आते थे। जी। तो चंडमहासेन ने इसी का फायदा उठाने का सोचा। कैसे? मतलब क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने एक बहुत मशहूर हाथी नडागिरी, उसके जैसा हूबहू दिखने वाला एक नकली हाथी बनवाया। नकली हाथी? हाँ, मशीन से चलने वाला एक यंत्र हाथी। और उसके अंदर छिपा दिए अपने सबसे बेहतरीन सैनिक। अरे वाह, कमाल है। फिर उस नकली हाथी को विंध्याचल के जंगलों में छोड़ दिया। विंध्याचल, जहाँ उदयन अक्सर शिकार के लिए जाते थे? बिल्कुल, वही जगह। मतलब चारा डाला गया, उदयन के हाथी प्रेम का चारा। हाँ, आप कह सकते हैं ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये उदयन के मनोविज्ञान को समझने और उसे ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। चंडमहासेन जानते थे कि इतने अनोखे हाथी की खबर सुनकर उदयन खुद को रोक नहीं पाएंगे। जी, और हुआ भी बिल्कुल यही। अच्छा। उनके शिकारियों ने देखा उसे? हाँ, उदयन के शिकारियों ने जंगल में उस विशाल नकली हाथी को देखा और भागे भागे राजा के पास पहुंचे। बताया कि ऐसा हाथी तो मतलब पूरी धरती पर नहीं देखा, चलता फिरता पहाड़ लगता है। तो उदयन की क्या प्रतिक्रिया थी? खुश हुए होंगे। वो तो खुशी से झूम उठे, शिकारियों को सोने के सिक्के इनाम में दिए। वाह! और मन ही मन सोचने लगे, वाह, अगर ये हाथी मिल गया तब तो चंडमहासेन भी मेरे काबू में आ जाएगा और खुद ही वासव दत्ता मुझे सौंप देगा। हाँ, यही सोचा उन्होंने। इसी लालच और खुशी में उन्होंने रात काटी। यही उनका अहंकार, या कहें कि अति आत्मविश्वास सामने आता है ना? बिल्कुल। वो इतने बड़े कलावंत थे, हाथियों को वश में करने में इतने माहिर कि उन्हें लगा ही नहीं कि इसमें कोई खतरा हो सकता है या कोई चाल हो सकती है। हाँ, उन्हें लगा कि वो तो किसी भी हाथी को अपनी वीणा से वश कर ही लेंगे। तो मतलब अपनी ही कला पर जरूरत से ज्यादा भरोसा उन्हें ले डूबा, एक तरह से कह सकते हैं। हाँ, अगली सुबह जब मंत्री समझाने आए तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी। मंत्रियों ने मना किया था? हाँ, सलाह दी होगी, यहाँ तक कि ज्योतिषियों ने भी कुछ कहा था। ज्योतिषियों ने?
क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शिकार यात्रा से कन्या लाभ तो होगा, कन्या लाभ मतलब वासव दत्ता? शायद, लेकिन साथ में ये भी कहा कि बंधन योग है, मतलब पकड़े जाने का खतरा। ओह, तो चेतावनी तो थी। हाँ, पर उदयन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। बस वो हाथी का लालच इतना बड़ा था कि वो शिकारियों को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। ये तो जानते बूझते खतरे में कूदने जैसा हुआ फिर। बिल्कुल, ये दिखाता है कि तीव्र इच्छा या लालच कैसे इंसान की सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। सलाह, चेतावनी सब बेकार। सब बेकार हो गई। फिर जंगल में क्या हुआ? पहुंचे वो हाथी के पास? वो विंध्याचल के जंगल पहुंचे। अपनी सेना को तो दूरी रोक दिया। क्यों? सोचा कि शोर से कहीं हाथी भाग ना जाए। अब सोचिए, सिर्फ कुछ शिकारियों के साथ, हाथ में अपनी प्यारी घोषवती वीणा लिए। और शायद मन के किसी कोने में वो ज्योतिषियों की बंधन वाली बात भी चल रही हो सकता है। वो घने जंगल में आगे बढ़े, अकेले, मतलब शिकारियों से भी अलग होकर। हाँ, शिकारियों ने दूर से हाथी दिखाया और राजा अकेले वीणा बजाते मीठे सुर में गाते हुए उस हाथी की तरफ बढ़ने लगे। अच्छा। और यही कहानी का सबसे बड़ा व्यंग छुपा है। उदयन, जो अपनी वीणा से जंगली हाथियों को मोह लेते थे, हाँ। वो खुद उस नकली हाथी और उसे पाने की धुन में इतने खो गए कि पहचान ही नहीं पाए कि वो असली है भी या नहीं। क्या बात है। वो भी ऐसे हाव भाव दिखाने लगा जैसे संगीत सुनकर मस्त हो गया हो। कान हिलाता हुआ राजा के पास आया और धीरे धीरे उन्हें और घने जंगल में एकांत की तरफ ले गया। और फिर जैसे ही एकांत में पहुंचे, बस मशीन वाले हाथी का पेट खुला और अंदर से सैनिक कूद पड़े। ओह, उन्होंने उदयन को चारों तरफ से घेर लिया। उदयन चौंके होंगे, गुस्सा भी आया होगा। जरूर, उन्होंने अपनी कटार निकालकर सामना करने की कोशिश भी की। वो वीर तो थे ही, लेकिन वो सैनिक बहुत सारे होंगे। हाँ, और वो तैयार थे। तो सामने से लड़ते वक्त पीछे छिपे हुए और सैनिक आ गए और उन्होंने पीछे से हमला करके राजा को बंदी बना लिया। तो इस तरह अपनी ही कला के धोखे में आकर राजा उदयन बंदी बन गए। जी हाँ, बड़ी नाटकीय ढंग से। इसके बाद उन्हें कहाँ ले जाया गया? सीधा उज्जैन? हाँ, सीधा उज्जैन ले जाया गया। राजा चंड महासेन के सामने पेश किया गया। चंड महासेन का क्या रवैया था? खुश हुए होंगे? मन ही मन तो बहुत खुश हुए होंगे कि उनकी योजना कामयाब हुई, लेकिन बाहर से उन्होंने आगे बढ़कर उदयन का स्वागत किया। स्वागत? बंदी का? हाँ, दिखाया ऐसा और उन्हें अपने साथ शहर में ले गए। उज्जैन के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी जब उन्होंने वत्स के राजा को बंदी के रूप में देखा? उज्जैन की पूरी प्रजा सड़क पर आ गई। उन्होंने बंदी उदयन को देखा। स्रोत ये भी बताता है कि बंदी होने पर भी उनका रूप नयनानंदकारी चंद्रमा जैसा था। मतलब उनका तेज और आकर्षण वैसा ही था। जी। लेकिन लोगों को डर लगा होगा कि कहीं चंड महासेन उन्हें मार न डाले। हाँ, बिल्कुल, लोगों में ये डर फैल गया कि अब उदयन का वध कर दिया जाएगा। और वो उदयन से इतने प्रभावित थे, या शायद उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग दुखी होकर मरने मारने पर उतारू हो गए। एक तरह का विद्रोह या कहें सत्याग्रह जैसा माहौल बन गया। अच्छा, मतलब चंड महासेन को प्रजा के गुस्से का सामना करना पड़ा, ये उन्होंने सोचा था? शायद नहीं, ये शायद उनकी योजना का हिस्सा नहीं था। यहाँ उनका वो दोहरापन भी दिखता है। एक तरफ छल से बंदी बनाया, दूसरी तरफ स्वागत का दिखावा किया। लेकिन जनता का दबाव काम कर गया। उन्हें लोगों को शांत करने के लिए कहना पड़ा, घबराओ मत, मैं उदयन को मारना नहीं, उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ। चलिए, जान तो बच गई उदयन की, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? बंदी बनाकर रखा, जेल में डाल दिया। यही कहानी एक और बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ लेती है। मतलब ऐसा मोड़ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा क्या हुआ? चंड महासेन ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद किसी के सपने में भी नहीं आया होगा। उन्होंने बंदी राजा उदयन को अपनी ही बेटी राजकुमारी वासवदत्ता का संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया। क्या? सच में? बंदी को राजकुमारी का शिक्षक? ये कैसे हो सकता है? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे नाटकीय मोड़ है। लेकिन क्यों? क्या सोचकर? चंड महासेन ने उदयन से कहा, राजन, तुम मेरी बेटी को गांधर्व विद्या यानी संगीत नृत्य सिखाओ। इसमें तुम्हारा भला ही होगा। मन में कोई दुख या चिंता मत करो। और उदयन, उनका क्या रिएक्शन था इस पर? उन्हें तो अपना अपमान याद आ रहा होगा, बंधन का दुख। कहते हैं कि जैसे ही उदयन ने वासवदत्ता को देखा, वो अपना सारा अपमान, बंधन का दुख सब भूल गए। सब भूल गए? हाँ, उनका मन एकदम प्रसन्न हो गया। वाह! ये वाकई बहुत नाटकीय है। जो कैदी था
वो अब गुरु बन गया, और शिष्या कौन? उसी राजा की बेटी जिसने कैद किया था। अब सवाल ये उठता है, क्या ये चंड महासेन की पहले से सोची समझी चाल थी? मतलब? वो चाहते थे कि संगीत सिखाने के बहाने उदयन और वासवदत्ता करीब आएं, हाँ। और शादी के लिए माहौल बने, या फिर ये उन्होंने प्रजा के दबाव और उदयन की कला को देखकर मतलब मौके पर फैसला लिया? कहानी इस पर चुप है, पर सोचने पर मजबूर करती है। और राजकुमारी वासवदत्ता वो तैयार हो गए एक बंदी से सीखने के लिए? झुक गईं, लेकिन उनका मन पहली नजर में उदयन पर आ गया। अच्छा। हाँ, नजरें भले ही लौट आईं पर दिल वहीं रह गया। तो आकर्षण कह सकते हैं दोनों तरफ था। तो मतलब कैद के अंदर ही एक प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई। बिल्कुल। उदयन आप चंड महासेन की संगीतशाला में रहने लगे, वासवदत्ता को संगीत सिखाने लगे। उनके मनोरंजन के साधन क्या थे? स्रोत बताता है, गोद में उनकी घोषवती वीणा, गले में संगीत, और आंखों के सामने वासवदत्ता। हाँ, और वासवदत्ता भी अपने इस गुरु, इस बंधी राजा की सेवा में लग गई। तो जो कैद अपमान और दुख का प्रतीक थी, वो अब प्रेम और कला के मेल का एक मंच बन गई। ये दिखाता है कि कैसे बुरी से बुरी परिस्थितियां भी कभी-कभी अनचाहे अच्छे मोड़ ले लेती हैं। है ना? सही बात है। ये तो उज्जैन की बात हुई। उधर उदयन के अपने राज्य वत्स देश में क्या हो रहा था? उन्हें पता चला कि राजा बंदी बना लिए गए हैं। हाँ, जब शिकार से लौटे सैनिक और गुप्तचर ये खबर लेके वत्स राज्य पहुंचे तो हाहाकार मच गया। जाहिर है। मनवान, हाँ, उनका नाम सुना है। वो भड़की हुई जनता को शांत करते हैं। वो समझाते हैं कि चंड महासेन बहुत शक्तिशाली राजा हैं, उनसे युद्ध में जीतना आसान नहीं। और शायद युद्ध से उदयन की जान को ही खतरा आ सकता था। बंदी थे वो आखिर। बिल्कुल, यही रुमणवान का मुख्य तर्क था। उन्होंने समझाया कि अगर हमने हमला किया तो हो सकता है चंड महासेन गुस्से में आकर उदयन को ही मार डालें। तो फिर? तो उन्होंने कहा कि ये मामला लड़ाई से नहीं, बल्कि अक्ल से, कूटनीति से सुलझाने वाला है। बुद्धि से? हाँ, बुद्धि से। तो मतलब अब आगे युद्ध नहीं, दिमागी जंग देखने को मिलेगी। ऐसा ही लगता है। रुमणवान का ये कहना आगे की कहानी के लिए मंच तैयार करता है, जहां बुद्धि और रणनीति का महत्व दिखेगा। ये हमें सिखाता है कि हर समस्या का हल ताकत या लड़ाई नहीं होती। हाँ, कभी-कभी धैर्य और सही योजना ज्यादा कारगर होती है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक राजा का हाथी प्रेम और थोड़ा अहंकार और दूसरे राजा की राजनीतिक चतुराई ने मिलकर एक ऐसी कहानी रच दी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। बिल्कुल। खास बातें क्या रहीं? वो नकली हाथी का कमाल का धोखा। हाँ, वो यंत्र हाथी। उदयन का लालच में फंसना, उनका बंदी बनना, फिर उज्जैन की जनता का उनके लिए खड़ा होना। और सबसे अनोखी बात, बंदी राजा का राजकुमारी का संगीत गुरु बन जाना। सही कहा। ये कहानी हमें अहंकार, रणनीति, भाग्य और प्रेम का एक बड़ा ही पेचीदा जाल दिखाती है। चंड महासेन की चाल कामयाब हुई, उदयन उज्जैन आ तो गए। लेकिन क्या उन्होंने सोचा था कि इसका नतीजा एक प्रेम कहानी में निकलेगा? शायद नहीं, ये भाग्य का अपना खेल था। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि जिंदगी कितनी अप्रत्याशित है, कैसे एक अपमानजनक स्थिति भी एक नए रिश्ते, एक नए मौके की शुरुआत बन सकती है। और ये भी कि व्यक्तिगत भावनाएं और राजनीतिक जरूरतें कैसे आपस में टकराती हैं और कभी-कभी कैसे अप्रत्याशित रूप से मिल भी जाती हैं। हाँ, और साथ ही रोमानवान की समझदारी, वो हमें धैर्य और बुद्धि के इस्तेमाल की अहमियत बताती है, खासकर मुश्किल हालात में। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है, संगीतशाला में शुरू हुई ये कहानी, ये गुरु शिष्य का रिश्ता, ये उदयन और वासवदत्ता को कहाँ ले जाएगा? क्या उदयन अपनी इस शिक्षक की भूमिका का इस्तेमाल अपनी कैद से आजाद होने या शायद पासा पलटने के लिए कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें कहानी के अगले हिस्से में ही मिलेगा। और ये वाकई सोचने वाली बात है।